आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण ने भारत में भाषाई विविधता को बढ़ाने देने की वकालत की। उन्होंने कहा कि देश को सिर्फ दो नहीं बल्कि कई भाषाओं की जरूरत है, जिनमें तमिल भी शामिल है। उनका ये बयान ऐसे समय पर आया है जब हिंदी और तमिल भाषा को लेकर बहस चल रही है। नमस्कार, आपका स्वागत है डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अदिति। केंद्र सरकार और तमिलनाडु के बीच चल रहे भाषा विवाद के बीच जनसेना पार्टी के प्रमुख और आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत की भाषाई विविधता को संरक्षित करने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि देश को सिर्फ दो नहीं, तमिल समेत अनेक भाषाओं की जरूरत है। आश्चर्य जताया उन्होंने कि कुछ लोग हिंदी का विरोध क्यों कर रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि वही लोग फिल्मों को हिंदी में डब करके लाभ कमाने की अनुमति भी दे रहे हैं। काकीनाडा जिले में एक कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कल्याण ने कहा, भारत को दो नहीं अनेक भाषाओं की जरूरत है। हमें भाषाई विविधता को अपनाना चाहिए, सिर्फ अपने देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए ही नहीं बल्कि अपने लोगों के बीच प्रेम और एकता को बढ़ावा देने के लिए भी ये जरूरी है। दरअसल पवन कल्याण जिले के पीथापुरम शहर में जनसेना पार्टी के 12वें स्थापना दिवस समारोह में बोल रहे थे। उनकी ये टिप्पणी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की ओर से केंद्र सरकार पर हिंदी थोपने के आरोपों के बीच आई है। मामला राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के त्रिभाषा फॉर्मूले को लेकर शुरू हुई। आइए सबसे पहले जानते हैं कि क्या है ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला या त्रिभाषा फॉर्मूला। NEP 2020 में प्रस्तावित त्रिभाषा फॉर्मूला कहता है कि छात्रों को 3 भाषाएं सीखनी चाहिए, जिनमें से कम 2 भारत की मूल भाषा हो। ये फॉर्मूला सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूलों पर लागू होता है और राज्यों को बिना किसी दबाव के भाषाएं चुनने की छूट देता है। ये कम से कम कक्षा 5 तक लगाम होगा, लेकिन अधिमानतः कक्षा 8 और उससे आगे तक घरेलू भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा शिक्षा का माध्यम होनी चाहिए। त्रिभाषा फॉर्मूला के इतिहास की बात करें तो ये सबसे पहले शिक्षा आयोग 1964 और 66 ने प्रस्तावित किया था, जिसे आधिकारिक तौर पर कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता था। इसे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में NEP 1968 में औपचारिक रूप से अपनाया गया था। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में NEP 1986 में त्रिभाषा फॉर्मूले की पुनः पुष्टि की गई। 1992 में नरसिंह राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने भाषाई विविधता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए इनमें संशोधन किया था। इस फॉर्मूले में 3 भाषाएं शामिल थी, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, आधिकारिक भाषा जो कि अंग्रेजी सहित हो, और एक आधुनिक भारतीय या यूरोपीय भाषा। स्कूल स्तर से ही बहुभाषावाद को प्रोत्साहित करने के लिए त्रिभाषा फॉर्मूले को जल्द लागू किए जाने का प्रस्ताव किया। नीति दस्तावेज में कहा गया कि संवैधानिक प्रावधानों, लोगों, क्षेत्रों एवं संघ की आकांक्षाओं, बहुभाषावाद को प्रोत्साहित करने और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए त्रिभाषा फॉर्मूले का इम्प्लीमेंटेशन जारी रहेगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस फॉर्मूले का उद्देश्य राज्यों पर कोई भाषा थोपना है? तो जवाब है कि त्रिभाषा फॉर्मूले में ज्यादा लचीलापन होगा और किसी भी राज्य पर कोई भी भाषा नहीं थोपी जाएगी। नीति में कहा गया है कि राज्य, क्षेत्र और खुद छात्र छात्रों द्वारा सीखी जाने वाली 3 भाषाओं को चुन सकते हैं, बशर्ते इनमें से कम 2 भारत की मूल भाषा हो। विदेशी भाषाओं के बारे में कहा गया है कि माध्यमिक स्तर के छात्र भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी के अलावा कोरियाई, जापानी, फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश जैसी विदेशी भाषाएं भी सीख सकते हैं। अंग्रेजी, जो ज़्यादातर स्कूलों में पढ़ाई का माध्यम है, उसे अब विदेशी भाषा माना जाएगा। इसके चलते अंग्रेजी पढ़ने वाले छात्रों को 2 भारतीय भाषाएं चुननी होंगी। तो ये है त्रिभाषा फॉर्मूला। लेकिन इससे बाद जो सबसे बड़ा सवाल है वो है कि तमिलनाडु क्यों विरोध कर रहा है। दरअसल तमिलनाडु लगातार त्रिभाषा फॉर्मूले का विरोध करता आया है। 1937 में C. राजगोपालाचारी की अध्यक्षता वाली तत्कालीन मद्रास सरकार ने वहां के स्कूलों में हिंदी की पढ़ाई अनिवार्य कर दी। जस्टिस पार्टी और पेरियार जैसे द्रविड़ नेताओं ने बड़े पैमाने पर इस फैसले का विरोध किया था। 1940 में इस नीति को रद्द कर दिया गया, लेकिन हिंदी विरोधी भावनाएं बरकरार रहीं। साल 1968 में जब त्रिभाषा फॉर्मूला पेश किया गया था, तब तमिलनाडु ने इसे हिंदी को थोपने का प्रयास करार देते हुए इसका विरोध किया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री C.N. अन्नादुराई के नेतृत्व में तमिलनाडु ने 2 भाषा नीति अपनाई थी, जिसके तहत केवल तमिल और अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी। स्कूली शिक्षा समवर्ती विषय यानी कि कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, जिसके चलते राज्य इस फॉर्मूले को अपनाने से इनकार कर सकते हैं।
तमिलनाडु एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने अभी भी त्रिभाषा फॉर्मूला लागू नहीं किया है। उसने हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं सहित भारतीय भाषाओं के बजाय अंग्रेजी को चुना और इस पर अभी ताजा विवाद का कारण है कि तमिलनाडु के एनईपी 2020 के प्रमुख पहलुओं, खासतौर पर त्रिभाषा फॉर्मूले को लागू करने से इनकार करने के कारण केंद्र ने राज्य को समग्र शिक्षा अभियान के लिए दी जाने वाली केंद्रीय सहायता राशि की 573 करोड़ रुपए की पहली किश्त रोक दी है। नीति से जुड़े नियमों के अनुसार सर्वे शिक्षा अभियान के लिए वित्त पोषण हासिल करने के वास्ते राज्यों का एनईपी के दिशा निर्देशों पर अमल करना अनिवार्य है। आपको बता दें कि तमिलनाडु में हिंदी विरोधी आंदोलन इस हद तक पहुंच गया है कि वहां हाल ही में बजट लोगों से भी रुपए का देवनागरी सिंबल हटाकर तमिल अक्षर कर दिया गया है। तमिलनाडु में हिंदी पर मचे संग्राम पर पवन कल्याण ने तमिलनाडु सरकार के रवैये पर सवाल खड़े किए हैं। एनडीए के सहयोगी दल जनसेना के प्रमुख और तेलुगु एक्टर रहे पवन कल्याण ने कहा कि तमिलनाडु राज्य हिंदी को आखिर क्यों खारिज करता है, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ जैसे हिंदी भाषी क्षेत्रों के लोग तमिल फिल्मों को इतना पसंद करते हैं। वो लोग तमिल फिल्मों को हिंदी में डब करके देखते हैं। उन्होंने आगे कहा कि किसी भी भाषा के लिए दुश्मनी वाला नजरिया रखना बिल्कुल नासमझी है। उन्होंने कहा कि मुसलमान अरबी या उर्दू में दुआ करते हैं, मंदिरों में संस्कृत मंत्रों से पूजा पाठ होती है, क्या इन प्रार्थनाओं को तमिल या तेलुगु में पढ़ा जाना चाहिए? पवन कल्याण ने डीएमके नेताओं को हिंदी विरोध करने के लिए आलोचना की और उन्होंने कहा कि ये वाकई में गुमराह करने वाली बातें हैं। उन्होंने लोगों से उत्तर दक्षिण विभाजन से आगे बढ़कर एकता और अखंडता को महत्व देने की गुजारिश की। उन्होंने ये भी कहा कि किसी चीज को तोड़ना आसान है, लेकिन उसको फिर से एकजुट करना बहुत ही मुश्किल है। उन्होंने जनता को एक ऐसी राजनीतिक पार्टियों को चुनने की सलाह दी जो देश हित में काम करें। बता दें कि डिप्टी सीएम का ये बयान तब आया जब सीएम स्टालिन ने 13 मार्च को बयान देकर कहा कि एनईपी भारत के विकास को बढ़ावा देने के लिए नहीं, बल्कि हिंदी को बढ़ावा देने वाली नीति है। उन्होंने कहा कि इस शिक्षा पद्धति के कारण तमिलनाडु की शिक्षा प्रणाली नष्ट हो जाएगी। स्टालिन ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं, बल्कि भगवानकरण नीति है। स्टालिन ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं, बल्कि ये भगवाकरण नीति है। ये नीति भारत के विकास के लिए नहीं, बल्कि हिंदी के विकास के लिए बनाई गई है। स्टालिन यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि एनईपी नीति हम लागू नहीं कर रहे हैं, इसलिए तमिलनाडु को केंद्र सरकार से पैसे नहीं मिल रहे। उन्होंने ये भी कहा कि हम अपने कर का हिस्सा मांग रहे हैं, जिसे अपने प्रयासों के जरिए चुकाया है। हमने एनईपी को स्वीकार नहीं किया है, इसलिए वो पैसे देने से इनकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि एनईपी योजना सभी को शिक्षा के दायरे में लाती तो हम उसका स्वागत करते, लेकिन इस नीति में वो सभी तत्व हैं जो लोगों को शिक्षा से दूर रखते हैं। ये नीति ऐसी ही है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। बता दें कि तमिलनाडु में हिंदी के खिलाफ आंदोलन एक लंबे समय से चला आ रहा और सांस्कृतिक असीमता की लड़ाई है ये, जो मुख्य रूप से हिंदी को कथित रूप से थोपने के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में उभरी है। तमिलनाडु में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले सीएम स्टालिन 6 दशक पुराने इस विवाद को फिर से हवा दे रहे हैं। आज़ादी के बाद 1963 में हिंदी को संविधान के तहत आधिकारिक भाषा बनाने का प्रस्ताव आया, जिसे 26 जनवरी 1965 से लागू करना था। तमिलनाडु में इसका तीखा विरोध हुआ। इसे हिंदी साम्राज्यवाद के रूप में देखा गया। डीएमके के नेतृत्व में छात्रों और कार्यकर्ताओं ने बड़े पैमाने पर हिंसक प्रदर्शन किए। रेलवे स्टेशन जलाए गए, हिंदी साइन बोर्ड तोड़े गए और आत्मदाह तक की घटनाएं हुई। इस आंदोलन में करीब 70 लोगों की मौत हुई और केंद्र को पीछे हटना पड़ा। इसके बाद 1967 में भाषा नीति में संशोधन हुआ, जिसमें अंग्रेजी को भी आधिकारिक भाषा के रूप में बनाए रखा गया। बता दें कि तमिलनाडु में पेरियार और करुणानिधि जैसे नेताओं ने न सिर्फ हिंदी का विरोध किया है, बल्कि उनकी राजनीति के पैमाने भी उत्तर भारत से इतर और उत्तर भारत की लोकप्रिय संस्कृति के खिलाफ रहे हैं। इनमें मूर्ति पूजा का विरोध, हिंदू कर्मकांड और परंपराओं का विरोध शामिल है। अब देखना ये होगा कि ये हिंदी विरोध क्या मोड़ लेता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए देखते रहें डेली 24 भारत।